आगा खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मेडिकल और नर्सिंग की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है और तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद एडमिशन के लिए हर साल अप्लाई करती है। इसी वजह से आगा खान यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट एक मुश्किल टेस्ट माना जाता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि आगा खान यूनिवर्सिटी के मेडिकल एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसमें कौन कौन से सेक्शन शामिल हैं और हर सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन टाइप के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व की गई है ताकि आप इसे बआसानी समझ सकें। आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में टोटल क्वेश्चन होते हैं 120, जिसमें बायो के 20 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन हैं और केमिस्ट्री के भी, जबकि मैथमेटिक्स रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हैं और साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग के लिहाज से ध्यान में रखें इन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हर गलत क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 4 आंसर्स गलत देते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 25%, जिसका मतलब है 4 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। अब देखते हैं कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज शामिल हैं। इनकी तैयारी के लिए आप टेक्स्ट बुक के अलावा सेट टू बायोलॉजी को फॉलो करें, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। इसके लिए सिर्फ मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक काफ़ी नहीं होती, इसलिए सेट टू बायो की बुक से तैयारी करना ज़रूरी है। सेट टू बायो की 2 बुक्स होती हैं। इनमें एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि एम और दूसरी है सेट टू ई यानी कि एनवायरमेंटल या इकोलॉजी। इसमें से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि सेट टू बायो एम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कोशिश करें कि ये बुक्स मिल जाए आपको और आप इसकी तैयारी उससे भी करें। यानी कि टेक्स्ट बुक को आप इग्नोर नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक की अपनी अहमियत है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स जो एफएससी में ज़्यादा एलोबरेटेड नहीं है उनके लिए आपको सेट टू बायो एम की ज़रूरत है। आपकी आसानी के लिए बायो के कुछ अहम टॉपिक्स की एक लिस्ट है जो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। आप इन टॉपिक्स को ज़रा ज़्यादा अहमियत दें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ ये है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, इनको ज़रा ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ तैयार करें। बायोलॉजी सैंपल क्वेश्चन है द ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन व्हेन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई एट रेस्पिरेटरी सरफेस। यस, जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो वो कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन से, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन में से कोई भी इसमें सही नहीं है। आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। इनकी तैयारी के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक और सेट टू फिजिक्स की बुक की मदद लें। Physics sample question. A ruler of length 1 meter is pivoted at its center. Equal and opposite forces of magnitude 2 Newton are applied to the end of the ruler, creating a couple as shown. आपको डायग्राम में दिखाया गया है इसकी सिचुएशन। What is the magnitude of the torque of the couple on the ruler when it is position shown? इस पोजीशन में ये दिखाया गया है, ये रॉड है जिसका ये सेंटर है और इस तरह से 2 न्यूटन की फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है और 2 न्यूटन की फोर्स इस तरफ। लेकिन आप ये देखें कि दोनों का टार्क सेम है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप इस पर कपल का फार्मूला लगाएं जिसमें टोटल लेंथ काउंट होती है,
यानी कि टार्क बाय कपल इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है इसलिए ये कपल बना रही है इसमें। तो ये हो जाएगा एल एफ साइन ऑफ 45 डिग्री। अब लेंथ जो है वो 1 है, फोर्स 2 न्यूटन है और साइन 45 होता है 0.707, तो ये इक्वल होगा 1.41 के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह से केमिस्ट्री के सेक्शन में केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन शामिल होते हैं, जिनकी तैयारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स और सेट 2 केमिस्ट्री की भी जरूरत होगी। केमिस्ट्री के सैंपल क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन है इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर केप्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी। अब यहाँ पर इक्वल मासेस ऑफ इक्वल मासेस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन की, आइडेंटिकल कंडीशन है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हम देखते हैं कि उसने कहा कि इक्वल मासेस लेने हैं, तो हम पहले इक्वल मासेस को सपोज करते हैं कि तीनों का एक ही मास ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको ले लेते हैं 32 ग्राम ऑफ ईच गैस। फिर हम देखते हैं कि 32 ग्राम्स में कितने कितने मोल हैं, जितने जितने मोल होंगे उसी तरह से वॉल्यूम होगा, तो वही हम रेशो को कंसीडर करेंगे कि वो वॉल्यूम की रेशो है। तो हम सपोज करते हैं 32। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने 32 ग्राम सपोज क्यों किया। उसके लिए आप देखें कि मैं यहाँ पर इनको तरतीब से लिखता हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, ये हो गई O2, ये H2 और ये CH4। तो आप देखें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बनता है 32, इसका बनता है 2 और इसका बनता है 16। तो इन तीनों का एलसीएम 32 है। तो 32 लेने से मुझे फायदा क्या होगा कि जब मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगा तो 32 को मैंने इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है और इससे भी, ये तीनों ही उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, तो मैं फ्रैक्शन में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं सपोज करता हूं कि हर गैस के 32 ग्राम लिए गए हैं, 32 ग्राम इसके, 32 ग्राम इसके और 32 ग्राम इसके। अब मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करता हूँ। ऑक्सीजन का देखें कि 32 क्वांटिटी है और 32 का ही इसका मोल है, तो ये आ गया 1 मोल। हाइड्रोजन के लिए देखें तो ये 32 क्वांटिटी जो सपोज की गई है और नंबर ऑफ मोल के लिए इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, तो ये 16 आ गया। अब इसी तरीके से 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया, यानी कि वॉल्यूम इस रेशो में होंगे। तो ये ऑप्शन है आपके पास 162, ऑप्शन सी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैथमेटिक्स रीजनिंग। आगा खान के मेडिकल के टेस्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। प्री मेडिकल के तलबा इस सेक्शन को देखकर अमूमन घबरा जाते हैं और वो फील करते हैं कि हमने तो मैथ नहीं पढ़ी इसलिए हम इस सेक्शन को शायद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें जनरल मैथ के क्वेश्चन होते हैं जिनका लेवल मैट्रिक से भी कम होता है, यानी कि उनमें जो मैथ मौजूद होती है उसका लेवल मैट्रिक से भी कम होता है। इस सेक्शन में शामिल क्वेश्चन जनरल मैथ की तरह के होते हैं, जिनको प्री मेडिकल के तलबा भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस सेक्शन की तैयारी के लिए आप YouTube के चैनल एंटी टेस्ट पर जाएं और वहां मौजूद क्वांटिटेटिव के तमाम प्लेलिस्ट से लेसन लें और दिए गए सॉल्व क्वेश्चन की वीडियोस देखें। इस चैनल का डायरेक्ट लिंक एड्रेस आप देख रहे हैं और तमाम प्लेलिस्ट का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मजीद आप सेट 1 रीजनिंग की बुक से भी मदद ले सकते हैं। इस सेक्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा क्वांटिटेटिव कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चन में आपसे दो क्वांटिटीज को कंपेयर कराया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। इसको सही तरीके से समझने के लिए आप सॉल्व एग्जाम्पल को देखें। इसी तरह से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है और आपसे पूछा जाता है कि आप दी गई इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता सकें। याद रखें कि इसमें आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपने
सिर्फ ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल है या नहीं, यानी कि जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसे तलाश करके आप बताते हैं कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सेक्शन के क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल पर गौर करें। मैथमेटिक्स रीजनिंग वर्ड प्रॉब्लम, ये है सैंपल एग्जाम्पल कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट है in 2009 the average temperature in Multan during June was 51 degrees C, during July was 50 Celsius and during August 49 Celsius. What is the average temperature of the 3 month? तीनों मंथ की एवरेज बतानी है। तो आप देखें कि एवरेज होती है सम ओवर एन की, यानी कि जो एंटिटीज दी गई हैं उनका सम और उनको उन्हीं की तादाद से डिवाइड कर देते हैं। तो 51 प्लस 50 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 3 और ये होगा 50 के इक्वल। इन तीनों मंथ की जो एवरेज है वो होगी 50, जो कि ऑप्शन सी है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैथमेटिक्स रीजनिंग का एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर पीस ऑफ पेपर विद साइड्स ऑफ लेंथ एस, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है और इसकी हर साइड है एस, जो कि हमें डाटा दिया गया है, स्क्वायर है। इसके 5 पीसेस किए गए हैं, जिनमें से एक का एरिया 9 है, एक का 8 है, एक का 10, दूसरे का भी 10 और 12, यानी कि ये पीसेस उसमें से काटे गए हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो टोटल एरिया उस स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब हम इन सारों को इकट्ठा करें तो ये बन जाता है 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 49 जी। इसका यानी कि टोटल एरिया आ गया हमारे पास 49। तो अगर हम इसकी एक साइड मालूम करना चाहें तो साइड का स्क्वायर जो है वो एरिया के इक्वल होता है। तो एरिया का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो साइड आ जाएगी, यानी कि अगर हम एस की वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, जो कि 7 आ गया, यानी कि एस की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब हम देखते हैं कि चॉइसेस क्या है। एस इज ग्रेटर देन 8, नो। एस इज स्मॉलर देन 8, यस। एस इज इक्वल टू 8, नो। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन भी गलत है, क्योंकि हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आप देखें कि इसकी साइड यानी कि एस जो है वो 7 है, तो ये स्मॉलर देन 8 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। मैथमेटिक्स रीजनिंग की दूसरी टाइप है डाटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमें एक इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन देकर पूछा जाता है कि चॉइसेस में से कौन सी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब एग्जांपल देखें, ए गार्डनर इज हायर्ड फॉर 5 days, ईच डे ही वर्क्स 1 hour more than the preceding day, हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने कितने घंटे काम किया। जबकि कंडीशन ये दी गई है कि वो 5 दिन तक काम करता है और हर दिन इस तरह काम करता है कि पहले दिन जितना काम किया, फर्ज किया उसने n आवर्स, इतने घंटे उसने काम किया, तो अगले दिन वो 1 घंटा फालतू करेगा, फिर उससे अगले दिन एक और घंटा फालतू करेगा, फिर उससे अगले दिन एक और घंटा फालतू और लास्ट डे वो इसी तरह से 1 घंटा फालतू करेगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हमने बताना है कि इस n की वैल्यू क्या है, यानी कि फर्स्ट डे उसने कितने घंटे काम किया। क्वेश्चन क्या है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टुगेदर आर प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि n की वैल्यू क्या है, यानी कि उसने पहले दिन कितने घंटे काम किया। तो इसके लिए जाहिर है अब हमें तो नहीं मालूम हो सकता, इस गिवन कंडीशन के अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो इसको बता सके कि उसने कितने घंटे काम किया। अब हम चूज करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में से कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसने कंडीशन लगाई है कि इसमें से 2 आपने पिक करनी है, जो दोनों मिलाकर इस्तेमाल करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसने फर्स्ट डे कितना काम किया, यानी कि n की वैल्यू क्या है। ही इज पेड $4 एन आवर, यानी कि हर घंटे के लिए जो उसकी पेमेंट है वह $4। तो अगेन इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलती कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट डे उसने कितने घंटे काम किया। ही इज पेड मोर ऑन द थर्ड डे देन द सेकंड डे, इससे हमें कुछ नहीं इंफॉर्मेशन हो सकती क्योंकि n की वैल्यू नहीं निकलेगी।
फिर है वर्क लेस ऑन द फोर्थ डे, फोर्थ डे को उसने काम किया, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हिज टोटल वेज इक्वल 140। यस, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसकी टोटल वेज 140 है और उसे $4 पर आवर मिलते हैं। तो हम देखें कि पहले दिन उसने एन आवर काम किया, तो इसका मतलब है उसको 4n इतने डॉलर्स मिले। फिर नेक्स्ट डे उसको इतने डॉलर मिले, फिर नेक्स्ट डे उसको इतने डॉलर मिले, इसी तरह से नेक्स्ट उसको मिलते हैं इतने डॉलर, और फिर लास्ट डे उसको इतने डॉलर, और ये सारे मिलकर इक्वल होते हैं 140 के। अब आप यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप ब्रैकेट खोलेंगे, इसमें सिर्फ वेरिएबल n है, सारे n एक साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे और जो अदर वैल्यूज होंगी वो दूसरे साइड पर माइनस हो जाएंगी, यानी कि ये 4n प्लस 4n प्लस 4n प्लस 4n, ये 5 टाइम, तो ये हो गया 20n। 4n यहाँ से निकलेगा, 4n यहाँ से आएगा, 4n यहाँ से, 4n यहाँ से, ये 5 टाइम आ गए, 20n हो गए। और बाकी आपके पास है 4 8 12, 4 8 12, 4 8 12 और 16, ये आपके पास आ गए इक्वल टू 140। अब इनको आप ऐड कर लें, ये बनते हैं 40, तो ये हो गया 20n प्लस 40 इज इक्वल टू 140, और यहाँ से आपके पास आता है 20n इज इक्वल टू 100, ये 40 दूसरे साइड पर माइनस हो गया और n की वैल्यू आ गई आपके पास 100/20 इज इक्वल टू 5, यानी कि फर्स्ट डे उसने 5 आवर्स काम किया है। और इसमें हमें देखें कि हमने आंसर एक्चुअली नहीं निकालना था, ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, आप देख लेंगे इसका आंसर निकलता है। अदरवाइज जैसे ही ये दोनों आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि इनकी मदद से ये सॉल्व हो सकता है, तो आपने सिर्फ चॉइस पिक करना है कि इनकी मदद से ये सॉल्व हो जाएगा, आपने सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि 1 और 4 हमने पिक किया है कि इनकी मदद से हम आंसर दे सकते हैं। तो आप सिर्फ मैथमेटिकली इसको गौर करते हैं कि हाँ जी इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ आपने चॉइसेस में से इंडिकेट करना है कि ये आंसर बन सकता है। साइंस रीजनिंग, ये सेक्शन अक्सर तलबा के लिए अनफेमिलियर होता है और इसको डील करते हुए काफ़ी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ और स्पेस साइंसेस वगैरह से मुतालिक होता है। इसके नीचे इस पर बेस करते हुए चंद क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप पैराग्राफ में दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए लॉजिक और रीजनिंग और साइंस की बुनियादी नॉलेज की मदद से इन क्वेश्चन के जवाब को सिलेक्ट करते हैं। साइंस रीजनिंग के सेक्शन के बारे में ये जहन में रखें कि इट डजंट रिक्वायर जस्ट मेमोराइजेशन, आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में, तब आप इस सेक्शन को आसानी से करेंगे। रट्टे वाली चीज़ें इसमें नहीं आती। आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है, लॉजिकल रीजनिंग की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइंस रीजनिंग के क्वेश्चन पैराग्राफ अमूमन 4 टॉपिक्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ और स्पेस साइंस से मुतालिक क्वेश्चन पैसेजेस शामिल होते हैं। इस सेक्शन के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको इन सब्जेक्ट के एडवांस नॉलेज की जरूरत हरगिज नहीं होती, बल्कि साइंस का वो बुनियादी नॉलेज जो आपने स्टडीज के दौरान हासिल किया है इसकी जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल करके ही आप इसका आंसर देते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ आपका रट्टा या मेमोराइजेशन, जो प्योर मेमोराइजेशन होती है कि सिर्फ याद किया हुआ है, वो काम नहीं आ सकता। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन शामिल होते हैं। नंबर 1, डाटा रिप्रेजेंटेशन पैसेज। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ग्राफ, स्कैटर प्लॉट्स, डाटा टेबल्स और फिगर्स दी जाती हैं। साइंस रीजनिंग के असल क्वेश्चन से पहले इनके बारे में मालूम होना जरूरी है, यानी कि आपको ग्राफ, स्कैटर ग्राफ और डिफरेंट टाइप के ग्राफ और टेबल्स और चार्ट्स वगैरह का पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में मालूमात नहीं है तो जाहिर है कि आप साइंस रीजनिंग तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो ग्राफ समझ नहीं आ रहा।
तो इसलिए पहले आपको इनके ग्रिप हासिल करना चाहिए और इसके लिए आप किसी चैनल यानी कि एंटी टेस्ट की प्लेलिस्ट डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसमें मौजूद लेसन्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन समझने की कोशिश करें ताकि आपको ग्राफ्स, टेबल, चार्ट्स वगैरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को समझना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। नंबर 2, रिसर्च समरी। इस टाइप के पैराग्राफ भी आते हैं जिसमें किसी रिसर्च की समरी दी जाती है और आपसे उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी कंक्लूजन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है। इसके लिए भी आप चाहें तो इस चैनल में मौजूद लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप लेसन ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रा एडवांस लेवल के हैं। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अगर चाहते हैं और आपकी डिज़ायर है कि आपको इनके बारे में इल्म हो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, तो आप प्लेलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास ये होगा कि रीजनिंग की बेसिक मालूमात आपके पास होगी और आप बेहतर अंदाज के अंदर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। साइंस रीजनिंग के थर्ड टाइप के पैराग्राफ होते हैं कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चंस में पैराग्राफ में कई हाइपोथेसिस या व्यू पॉइंट दिए जाते हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट पाया जाता है या फिर इनकम्प्लीट डाटा होता है, और आपसे इन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उन्हें रिजॉल्व कराने के बारे में होते हैं, तो व्यू पॉइंट के गलत या सही होने के बारे में पूछा जाता है, या फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ कराया जाता है कि एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है। साइंस रीजनिंग सैंपल क्वेश्चन, इसमें पहले हमें एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें एक पूरा पैराग्राफ होता है जो कि बायो से भी हो सकता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री से भी, या फिर अर्थ और स्पेस साइंसेस से हो सकता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बेस करते हैं इस पैराग्राफ पर। यानी कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो साइंसेस का, तो आप विदाउट एडवांस इंफॉर्मेशन के आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज, जो कुछ इस पैसेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसकी बुनियाद पर आप आंसर मालूम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पैसेज क्या है। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, और उनकी मदद से बॉडी टिश्यूज बनते हैं, एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज कैटालाइजिंग chemical reactions, transporting molecules such as oxygen, our immune system, and transmitting messages between cells. Some proteins have a structural role. For instance, movement of the protein actin myosin are responsible for the contraction of skeletal muscles. A property of many proteins is that they specifically bind to a certain molecule or class of molecules. Antibodies are an example of globular proteins that attach to one particular type of molecule. In fact, the enzyme-linked immunosorbents assay ELISA uses antibodies to detect various biomolecules in the blood, making it one of the most sensitive tests in modern medicine. Enzymes, however, are probably the most important group of protein. Virtually every reaction in a living cell requires an enzyme to lower the activation energy of the reaction. आप ये देखें कि इस पॉइंट पर जाकर आपको अंदाजा होगा कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए साइंस की, यानी कि कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। अब लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होता है, ये आपको मालूम होगा कि जब किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब इस पैराग्राफ पर बेस करते हुए ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। इनमें से प्रोटीन कौन सा नहीं है। देखिए, एक्टिन और मायोसिन को तो प्रोटीन कहा गया है, जो कि आप ये देखिए कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये प्रोटीन है। फिर आते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ये पहली लाइन में ही प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड से तो प्रोटीन बनता है। इसका मतलब है ये प्रोटीन नहीं है बल्कि ये प्रोटीन बनाते हैं। एंटीबॉडीज, इसके बारे में देखेंगे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है।
एंटीबॉडीज आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये खुद भी प्रोटीन है, इसलिए ये भी प्रोटीन की एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर बनेगा अमाइनो एसिड, क्योंकि क्वेश्चन था नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, तो एक्टिन भी प्रोटीन है, मायोसिन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है, सिर्फ अमाइनो एसिड ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है बल्कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसकी मदद से प्रोटीन बनते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर नोन टू कैटलाइज रिएक्शन इन बॉडी, व्हाट डज दिस मीन? एंजाइम्स आर कैटलाइज टू रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, दे क्रिएट ए केमिकल रिएक्शन, नो क्रिएट नहीं करते, ये दे स्पीड अप, यस, ये आपको लास्ट लाइन में ये स्पीड अप करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये आपका बेसिक नॉलेज है जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।